एक ऐसा लॉ जो नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स छीन ले, क्या वो कभी वैलिड हो सकता है? आर्टिकल थीटा कहता है नो। और आज इस एक्सप्लेनर में हम यही समझने वाले हैं, सरकार की असीम ताकत और आम इंसान के बुनियादी अधिकार के बीच की ये सबसे बड़ी टक्कर है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बेसिक सवाल ये आता है कि अगर कल को कोई ऐसी सरकार बन जाए जो कहे कि आज से सभी बेसिक राइट्स खत्म, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? क्या वो लॉ मान लिया जाएगा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 इसका बहुत ही क्लियर जवाब देता है। जो भी लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा वो वॉइड होगा, उस कानून की आगे कोई वैल्यू नहीं बचेगी। अब इसके पीछे का मेन कॉन्सेप्ट देखते हैं। राइट, लेकिन ये राइट्स आखिर क्लेम किसके खिलाफ किए जाते हैं? किसी प्राइवेट कंपनी या पड़ोसी के खिलाफ? यही पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है। फंडामेंटल राइट्स आम लीगल डिस्प्यूट से अलग हैं। ये स्पेसिफिकली स्टेट यानी राज्य के एक्शंस के अगेंस्ट एक मजबूत शील्ड की तरह काम आते हैं। ये ढाल डायरेक्ट सरकार से प्रोटेक्ट करती है। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स का मेन टारगेट स्टेट है, पर आखिर इस स्टेट के दायरे में आता कौन कौन है? इसको आर्टिकल 12 बड़ी बखूबी डिफाइन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक यहाँ स्टेट का मतलब सिर्फ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। इसमें पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत और टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर आने वाली सभी लोकल या अदर अथॉरिटीज शामिल हो जाती हैं। गवर्नमेंट और म्यूनिसिपैलिटीज तो समझ आते हैं, पर ये अदर अथॉरिटीज क्या भला है? इसे कोर्ट्स ने कैसे समझा? शुरुआत में मद्रास हाईकोर्ट ने एक पुराना रूल लगाया जिसे एज्यूस्डम जेनरिस कहते हैं। मतलब अगर लिस्ट है अनियन, टोमेटो, पटेटो, तो कॉमन सेंस से अगला आइटम सब्जी ही होगा। पर अगर लिस्ट हो अनियन, टोमेटो, टेबल, तो अगला आइटम सब्जी हो ये जरूरी नहीं। इसे बेस बनाकर उन्होंने शुरू में कहा कि स्टेट सिर्फ वही बॉडीज हैं जो सॉवरेन या गवर्नमेंटल फंक्शंस करती हैं, जिसके चलते यूनिवर्सिटीज जैसी जगहों को शुरू में स्टेट नहीं माना गया था। तो क्या आज भी वही पुरानी और रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन ही चलती आ रही है? बिल्कुल नहीं। 1979 के लैंडमार्क एयरपोर्ट अथॉरिटी केस ने नया रास्ता खोला। सुप्रीम कोर्ट ने 5 स्पेसिफिक टेस्ट दिए। अगर किसी एजेंसी की पूरी फंडिंग सरकार से आती है, या सरकार का उस पर डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है, या फिर उस एजेंसी के पास स्टेट की दी गई मोनोपोली है, तो वो एजेंसी सीधा स्टेट मानी जाएगी। तो इन नए टेस्ट के लॉजिक से बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के बारे में हम क्या कहेंगे? वो इतनी मैसिव वेल्दी एंटिटी है, क्रिकेट में उनकी लगभग मोनोपोली है। क्या बीसीसीआई टेक्निकली स्टेट कहलाती है? ये कंफ्यूजन अक्सर होता है, लेकिन जवाब है नहीं। बीसीसीआई इज नॉट द स्टेट। रीजन बहुत सिंपल है। ये किसी स्टैट्यूटरी लॉ से नहीं बनी। सरकार का इसमें कोई शेयर कैपिटल नहीं है और ना ही कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है। जो मोनोपोली बीसीसीआई के पास है वो स्टेट ने कन्फर नहीं की और सरकार का उस पर कोई परवेसिव कंट्रोल भी नहीं है। इसलिए इतनी पावर होने के बावजूद बीसीसीआई एक प्राइवेट एंटिटी ही रहती है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के अगले फेज पर चलते हैं। आर्टिकल 12 ने तो अपना टारगेट डिफाइन कर दिया, पर कॉन्स्टिट्यूशन आखिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को एक्चुअली मारता कैसे है? वहां पे एंट्री होती है आर्टिकल 13 की, जिसे द लॉ किलर भी कहा जा सकता है। ये वो प्रोविजन है जो किसी भी गलत लॉ को बिल्कुल जीरो कर देता है। तो जो कानून कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले से चले आ रहे हैं, उनका क्या? पुराने लॉज भी बच नहीं सकते? प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज भी इनवैलिड हो जाएंगे अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करें। ये आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 कहता है। और क्लॉज 2 और भी स्ट्रिक्ट है। वो कहता है कि स्टेट आगे भी कोई ऐसा नया पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ नहीं बना सकता जो इन अधिकारों को छीने। दोनों तरफ से रास्ता बंद। यहां एक बड़ा ही हाई स्टेक्स हाइपोथेटिकल सवाल पैदा होता है। क्या पार्लियामेंट अपने लेजिस्लेटिव पावर्स का यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है और फंडामेंटल राइट्स को ही पूरी तरह हटा सकती है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिबेट रही है। 1971 में गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं हो सकते। पर फिर 1973 में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। इसमें क्लियर कर दिया गया कि पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकती है, पर वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं तोड़ सकती, और फंडामेंटल राइट्स उसी बेसिक स्ट्रक्चर की नींव हैं। कमाल है। मतलब सरकार की पावर पर कोर्ट्स के पास एक आखिरी और अल्टीमेट पावर है इन सब चीजों को चेक करने की। हाँ, बिल्कुल। और इस पावर को हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की ताकत। इसका ओरिजिन 1803 के अमेरिकन केस मार्बरी वर्सेस मेडिसन से हुआ था। ये कोर्ट्स के पास वो अल्टीमेट वेपन है जिससे लॉज को वॉइड किया जाता है। लेकिन मान लीजिए किसी बहुत बड़े लॉ का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा या प्रोविजन गलत है, तो क्या पूरा का पूरा कानून कचरे में डाल दिया जाएगा?
नहीं, लॉ पूरी तरह बर्बाद ना हो इसके लिए डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लगाई जाती है। अगर किसी लॉ का गलत हिस्सा बाकी लॉ से अलग किया जा सकता है तो सिर्फ वही ऑफेंडिंग पार्ट हटाया जाएगा, पूरा लॉ नहीं। ये एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह काम करता है। और उन पुराने लॉज का क्या जो फंडामेंटल राइट्स के चलते इनवैलिड हो गए, क्या वो कंप्लीटली मर जाते हैं? यहां डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स लगता है। लॉ मर नहीं जाता, बस एक शैडो या ग्रहण में चला जाता है, वो डॉर्मेंट हो जाता है। अगर फ्यूचर में अमेंडमेंट से वो क्लैश हटा दिया जाए तो वो फिर से जिंदा हो सकता है, जैसे भिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी केस में हुआ था, जब इक्लिप्स रिमूव होने पर लॉ वापस रिवाइव हो गया। एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या कोई अपने फंडामेंटल राइट्स को खुद से छोड़ सकता है? बसेश्वर नाथ वी राइटियो केस ने इसका बहुत साफ जवाब दिया है, नो। वेवर डॉक्ट्रीन यहां अप्लाई नहीं होती, फंडामेंटल राइट्स वेव नहीं किए जा सकते। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के फाइनल सेगमेंट पर बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि स्टेट की बाउंड्री एक्चुअली कहां खत्म होती है। कुछ फाइनल एक्सेप्शंस को लेकर एक ट्रिकी सवाल बनता है। अनएडेड माइनॉरिटी स्कूल्स जिन्हें सरकार फंडिंग नहीं देती, या फिर खुद हमारी जुडिशरी, क्या ये स्टेट के अंदर आते हैं? नहीं, अनएडेड माइनॉरिटी स्कूल्स जिन पर सरकार का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं होता, वो आर्टिकल 12 के बाहर हैं। और जहां तक जुडिशरी की बात है, अपने जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करते वक्त कोर्ट को स्टेट नहीं माना जाता। इन्हें इस डेफिनेशन से बाहर ही रखा गया है। तो इन सभी बातों के बाद इस पूरे एक्सप्लेनर का आखिरी निष्कर्ष क्या है? बॉटम लाइन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक किताब नहीं, एक शील्ड है जो हर गलत लॉ के सामने दीवार बनकर खड़ी रहती है। आर्टिकल 12 टारगेट बताता है और आर्टिकल 13 उस टारगेट को डिफेंड करता है। सोचने वाली बात यही है कि अगर जुडिशियल रिव्यू जैसी ताकत आज हमारे कोर्ट्स के पास ना होती तो क्या ये सारे अधिकार सच में सिक्योर रह पाते या सिर्फ कागज पर लिखे शब्द बनकर रह जाते?